तो इसीलिए भी स्टॉक के अंदर बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम आगे जाके इसको डबल करेंगे। अगर वो चीज़ डबल हो जाती है, इनके प्लांट डबल कैपेसिटी में चलेंगे तो 2500 फिर 5000 फिर 10,000 उसकी प्रोडक्शन लाइन इनके पास में है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल इस कंपनी के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड के हिसाब से चलने वाले हैंगे। कंसीडरिंग दिस कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है? मैं अपनी तरफ से कुछ बढ़ा-चढ़ा के आपको नहीं बोल रहा हूँ। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छा एक मल्टी बैगर रिटर्न्स के अंदर बनाया है। 8 महीने पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तब ये स्टॉक यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था लगभग 600-700 के लेवल के आसपास। यहाँ पे कहीं इसकी हमने डिस्कशन करी थी। ये वीडियो है वो, ठीक है? तब मैंने आपको बताया भी था कि इसकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत सॉलिड है। इसका सेक्टर बहुत सॉलिड है। ये स्टॉक आगे 2 से 3 साल के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा। लेकिन 2-3 साल तो बहुत दूर, इसने 8 महीने के अंदर ही लगभग आप देख सकते हो 600 के लेवल से ये लगभग 2100 के लेवल पे आ चुका है। तो 3x रिटर्न यहाँ बन चुके हैं और ज़्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ 1 साल पीछे जाओगे फ़ेब के अंदर तो इसका भाव लगभग 400 के लेवल पे कहीं यहाँ इसने बॉटम बनाया था और आज भाव आपके सामने है। तो काफ़ी बड़े रिटर्न से स्टॉक बना चुका है पिछले 1 साल के अंदर और आगे भी मुझे लगता है इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है सेक्टर को, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल और गवर्नमेंट की साइट पे जाकर के। कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा। मैं आपको ये कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल दिखाऊँगा, ऑर्डर बुक्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। बाय करना है, सेल करना है आपकी मर्ज़ी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कशन करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। तो सीधा हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, पहले इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को खरीदने के पहले, किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदने के पहले। अगर इंडस्ट्री अच्छा बूम करेगी, इंडस्ट्री अगर चलेगी तो डेफिनिटली हमें स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एलोकेशन अंडर द फ्लैगशिप फेम स्कीम फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया। तो फेम स्कीम क्या होती है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। फेम जो है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और कॉन्फ्रेंस कॉल में लेटेस्ट अपडेट इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर के। अनाउंसमेंट करी है 8 लाख बसेस गेटिंग कन्वर्ट, गवर्नमेंट कन्वर्ट करेगी 8 लाख बसेस को किस में, आईसी इंजन से हटा करके इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर, ठीक है? जो करंट बसेस रन कर रही है उनको हटाएँगे, जो पेट्रोल, डीज़ल वगैरह पे चलती है, सीएनजी वगैरह पे चलती है, उसको इलेक्ट्रिक करेंगे और करंट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो 2 मिलियन बसेस ऑपरेट करती है इंडियन रोड्स पे। अगर उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ईवी के अंदर, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर अभी भी। 2 मिलियन बसेस एक बहुत बड़ा नंबर है। गवर्नमेंट खुद अभी स्टार्टिंग के अंदर 8 लाख बसेस से शुरू कर रही है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, उसके अंदर भी टेंडर वगैरह आना शुरू होंगे, जिसको गवर्नमेंट ई-सेवा के अंदर गवर्नमेंट टेंडरिंग निकालेगी। जब वो टेंडर्स निकालेगी तो डेफिनिटली ओलेक्ट्रा जो है वो एक लीडिंग प्लेयर है मार्केट के अंदर। तो लीडिंग प्लेयर होने का फ़ायदा ये है, डेफिनिटली इनको इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा, इनको ऑर्डर्स वगैरह उसके अंदर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे वो दूर की बात है। बीइंग अ लीडिंग प्लेयर एक पॉजिटिव चीज़ है ये। बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। देखो, अगर आप स्मार्ट सिटीज़ के एंगल से देखोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ जो है स्मार्ट हो रही है। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे शहरों के अंदर। पॉपुलेशन को देखते हुए और पॉल्यूशन को देखते हुए तो दोनों की ही एंगल से बसेस की ज़रूरत बहुत है। तो वो है टैक्स एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन फी एग्जेम्पशन दे रही है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ा एग्जेम्पशन आपको मिलेगा उसके अंदर, चाहे वो आपका 4 व्हीलर हो, चाहे वो ये बस हो। ईवी चार्जिंग सब्सिडी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट हो रही हैंगी। ठीक है? तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट हैगा। और इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना इसको पकड़ोगे। ज़्यादा नहीं, आप इसकी ऑर्डर बुक देखना शुरू करो। ये फ्रेश ऑर्डर्स हैंगे, ठीक है? ऑर्डर बुक के एंगल से फ्रेश ऑर्डर्स हैं। मतलब कि सिर्फ 2020 से देखते हैं, कोविड से 545 फ्रेश ऑर्डर्स मिले थे इलेक्ट्रा को 2020 में। 2021 में वो नंबर 745 हो गया। तो आप एक जंप देखो कितना सॉलिड आया। ये जंप सीधा 40% से आया और उसके बाद में 2022 के अंदर ये ऑर्डर 2625 2625 हो गया। 3 टाइम्स से भी ज़्यादा, 3 गुना से भी ज़्यादा ये ऑर्डर इनको नए मिले और फिर नए ऑर्डर 5831, 5831, मतलब कि 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ इनके फ्रेश ऑर्डर्स के अंदर आ रही है। तो जब लीडिंग प्लेयर की बुक्स के अंदर फ्रेश ऑर्डर्स के जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, दैट क्लियरली टेल्स कि आगे जो सेक्टर है वो और बूम करने वाला है। गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको दिख रही है इसके अंदर। और एक चीज़ आप समझ लो कि इस सेक्टर के अंदर ना अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। मतलब जितनी डिमांड है ना, कंपनीज़ उतना सप्लाई ही नहीं कर पा रही हैं उस पेस के साथ। ओलेक्ट्रा के पास में खुद अभी जो ऑर्डर्स इन हैंड है वो 8000 है, लेकिन जो इनकी खुद की कैपेसिटी है ना अभी, वो 1500 बसेस की है सिर्फ पर ईयर। तो इनको ऑर्डर देने हैं 8000 कंप्लीट करके, लेकिन खुद बना पा रहे हैं सिर्फ 1500। इसका मतलब जो कंपनीज़ हैं वो वेट कर रही है 2-2 3-3 साल के लिए, मतलब वेटिंग पीरियड चल रहा है उसके अंदर। तो इसीलिए ओलेक्ट्रा ने एक नया प्लांट लगाया है जिसके अंदर ये लोग 5000 बसेस की कैपेसिटी लगाई है, वो सीतारामपुर के अंदर हैगा। इन्होंने वो अपडेट दिया है यहाँ पे। जो प्लांट है सीतारामपुर का वो 2 फरवरी को शुरू हो जाएगा और जब वो शुरू होगा तो डेफिनिटली ये लोग 5000 बसेस एक बारी में तो बना नहीं पाएँगे, क्योंकि वो फेजेज़ के अंदर प्लांट बनने मतलब कंप्लीट होने शुरू होते हैं। तो पहले 2500 बसेस उसके अंदर बनेंगी, उसके बाद फिर
आगे पूरी 5000 की प्रोडक्शन लाइन शुरू होगी। फिर वो फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है, एक सिंगल शिफ्ट की, डेफिनिटली कंपनी इस प्लांट को डबल शिफ्ट में चलाने वाली है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। और जैसे-जैसे इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है, जैसे-जैसे इनके ऑर्डर्स आते जाएँगे, वो मतलब साइन होते जाएँगे, वैसे-वैसे डिफरेंट-डिफरेंट सिटीज़ के अंदर अपने प्लांट लगाते जाएँगे, अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करते जाएँगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, आपको क्लियरली इससे एक सेक्टर का आइडिया लग रहा होगा। 8000 बसेस का ऑर्डर इनके पास में हैगा, 376 इन्होंने 9 महीने में कंप्लीट कर दिया है। जो क्वार्टर 4 है जिसके अंदर हम अभी हैंगे, उसमें कंपनी 270 नए बसेस जो हैं डिलीवर करेगी। तो 376 इन्होंने कर दिए हैं, 276 से आगे और करेंगे। इनका टारगेट है कि ये 650 का नंबर एक अचीव कर लें। तो ये मैनेजमेंट का एक अच्छा विज़न है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी यहाँ पे इन्होंने पूरी मैथ समझा रखी है किस तरीके से ये लोग ऑर्डर्स वगैरह इनको मिल रहे हैं, ठीक है? वो बसेस वगैरह ये लोग अपनी कंप्लीट करेंगे फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीशन वगैरह के लिए। प्लस जो ई-सेवा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की साइड से, तो उसमें टेंडरिंग अभी हुई नहीं है। जब भी होगी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं जब भी शुरू होगी तो ये लोग उसमें बिड करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि इनको अच्छे ऑर्डर्स उसके अंदर मिलेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताई है, अगर आप यहाँ इसके अंदर आओगे, यहाँ पे अगर इनके बसेस के साथ-साथ इनका एक ट्रक है, ओलेक्ट्रा ई-टिपर। टिपर मतलब ट्रक जो हम देखते हैं जिसके अंदर माल वगैरह लोड होता है। तो इन्होंने बताया कि इनके पास में अभी 51 इन्होंने डिलीवर करे हैं, 51 टिपर्स ये डिलीवर कर चुके हैंगे। काफ़ी अच्छी एक ऑर्डर बुक इसकी बन रही है, 25 इलेक्ट्रिक टिपर्स की इनको फाइनल स्टेज पे एक ऑर्डर मिलने वाला है। प्लस इंक्वायरी बहुत ज़्यादा आ रही है, इनके पास रेगुलरली इसके बारे में लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये टिपर्स के बारे में। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्रिपर है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो उसके एंगल से भी क्योंकि एक तरीके से चेंज तो पूरा मार्केट ही हो रहा है, तो उसके लिए भी कंपनी एक नया प्लांट लगाएगी कंसीडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ और उसमें 750 करोड़ का खर्चा आएगा। 750 करोड़ के अंदर बाकी ये सब इंटरनल अक्रूवल और डेट वगैरह खुद मैनेज करेंगे। नेट-नेट कहने का मतलब ये है, एक बड़ा प्लांट 5000 कैपेसिटी का जो है इनका बसेस का लग रहा है, सीतारामपुर में जो कि स्टार्ट हो गया है। कंपनी का फोकस टिपर्स पे है, वो भी कंपनी नया प्लांट लगाएगी, ठीक है? बात करते हैं इनके नए ऑर्डर्स कितने आएँगे क्योंकि 8000 ऑर्डर कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो उसके अंदर आपको फ़ोकस ये करना है, देखो 3000 बसेस का जो इनका ऑर्डर है वो नेगोशिएशन में चल रहा है L1 लेवल पे। 300 बसेस का ऑर्डर भी इनका नेगोशिएशन में चल रहा है। तो 3300 तो ये हो गया। प्लस अगर आप नीचे आके कहीं यहाँ पे देखोगे तो 4500 बसेस का जो इनका ऑर्डर है वो यहाँ पे बीईएसटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में चल रहा है। वो भी फाइनेंशियल नेगोशिएशन पे चल रहा है। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है 4500 प्लस 348 और 3000 लगभग 800 बसेस का जो ऑर्डर है इनका फाइनेंशियल नेगोशिएशंस के लेवल पर रहेगा। बाकी जो न्यू इंक्वायरीज़ इनके पास में आ रही होंगी वो तो आ ही रही हैं। तो यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा गया इनकी सेल्स के बारे में, क्या ये हर 2 साल के अंदर अपनी सेल्स को डबल कर पाएँगे? तो मैनेजमेंट ने बोला है कि वी आर स्ट्राइविंग टू डबल आवर टर्नओवर। मैनेजमेंट खुद स्ट्राइव करता है, ठीक है? मैनेजमेंट की खुद की इच्छा है कि वो अपने टर्नओवर को डबल करे और इसीलिए वो टारगेट कर रहे हैं बड़ा नंबर अगले साल 2500 बसेस को डिलीवर करने का। अगेंस्ट 600 700 इस साल अगर 600-700 बसेस वो डिलीवर करते हैं, अगले साल उनका जो टारगेट है वो 2500 बसेस का है और आई थिंक वो टारगेट हो भी सकता है क्योंकि जो इनका प्लांट है, सीतापुर वाला वो स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्टार्ट होगा तो डेफिनिटली इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए भी स्टॉक के अंदर बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम आगे जाके इसको डबल करेंगे। अगर वो चीज़ डबल हो जाती है, इनके प्लांट डबल कैपेसिटी में चलेंगे तो 2500 फिर 5000 फिर 10,000 उसकी प्रोडक्शन लाइन इनके पास में है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल इस कंपनी के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड के हिसाब से चलने वाले हैंगे। कंसीडरिंग दिस कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है? मैं अपनी तरफ से कुछ बड़ा-चढ़ा के आपको नहीं बोल रहा हूँ। जो मुझे यहाँ दिख रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बाकी काफ़ी लोगों का ये दिमाग में होगा देखो यार कॉम्पिटिशन के बारे में क्या हुआ है, ठीक है? कॉम्पिटिशन डेफिनिटली है इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी छोटे प्लेयर्स हैं सब। ओलेक्ट्रा इसके अंदर बड़ा प्लेयर है। टाटा मोटर, अशोक लेलैंड ये लोग देखो अभी इस सेक्टर में इतनी तेज़ी से घुसे नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इनका जो बड़ा एक्सपेंस है बसेस के सेक्टर के अंदर वो आईसी इंजन के अंदर रहेगा। इंटरनल कंबशन इंजन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया हुआ है अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के अंदर। ग्रेजुअली लेकिन ये लोग भी इस इंडस्ट्री को पकड़ेंगे जब गवर्नमेंट 8 लाख बसेस का जब ऑर्डर लेकर के आएगी, तो वो 8 लाख बसेस ओलेक्ट्रा थोड़ी बना पाएगा अकेले। उसके अंदर गवर्नमेंट जो है पुश करेगी टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा ऐसे लोगों को कि आप लोग भी इसके अंदर अपने-अपने प्लांट सेटअप करो या आपके एक्सिस्टिंग प्लांट्स को थोड़ा-सा कन्वर्ट करके इस पूरी जो डिमांड है इसको कंप्लीट करो। और जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को पुश करती है तो डेफिनिटली उसमें बूम आपको पता ही है, आता ही आता है। तो वो चीज़ आगे जाकर के होगी लेकिन करंट में आपको कॉम्पिटिशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डिमांड है वो सप्लाई से बहुत ऊपर है अभी। बाकी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा अगर ये बसेस-वसेस बन गई तो उसके बाद में क्या बिज़नेस? देखो बिज़नेस जो है ना ये लॉन्ग टर्म का होता है। एक बारी जब आप गाड़ी खरीदते हो ना तो आपको गाड़ी को सर्विस करवाना पड़ता है, गाड़ी के पार्ट्स को खरीदना पड़ता है, गाड़ी के टायर को खरीदना पड़ता है, गाड़ी के कंपोनेंट्स, बैटरी वो सब चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती हैं। तो जिसको हम एएमसी कहते हैं, ठीक है? मतलब कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कह लो या फिर आफ्टर सेल सर्विस कह लो, आफ्टर सेल रिक्वायरमेंट्स कह लो,
उस चीज़ का खर्चा आता है। तो इसीलिए मारुति को आप देख लो, मारुति का इतना बड़ा बिज़नेस कैसे बना? मारुति ने गाड़ी बेची, बाद में मारुति ने लोगों को सर्विस सेंटर बुलाया भी, सर्विस सेंटर में आओ, पहले 10,000 वाली सर्विस कराओ, फिर 20,000 किलोमीटर पे कराओ, फिर इतने पे, क्योंकि वो गाड़ी की एक रिक्वायरमेंट है, आपको मेंटेन करना होता है उसको, ठीक है? अदरवाइज़ वो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो सेम तरीके से इलेक्ट्रा की बसेस जब चलेंगी, तो इलेक्ट्रा आफ्टर सेल सर्विसेज़ देगा, मतलब कि मेंटेनेंस जो भी उसकी सर्विस वगैरह करनी है, उसके लिए 12 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। 12 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इलेक्ट्रा उनसे चार्जेस करेगा, ठीक है? और जब आप किसी से 12 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो डेफिनिटली आपको जो रेवेन्यू है वो परपेचुअल मिलता है। बेशक वो कॉस्ट मतलब रेवेन्यू थोड़ा कम आएगा, लेकिन इतनी सारी बसेस जब आपकी रोड पे चलने लगेंगी, जब इतने सारे क्लाइंट्स आपके बन जाएँगे, वो सब आपके सेंटर्स पे विज़िट करेंगे, तो डेफिनिटली आपका एक रेवेन्यू मॉडल वहाँ से एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्जिन कमा के देता है। मार्जिन सबसे ज़्यादा आफ्टर सेल के अंदर होता है, मेंटेनेंस के अंदर होता है, ठीक है? तो जो बड़ा मेंटेनेंस, जितना बड़ा मेंटेनेंस उतना बड़ा आपका मार्जिन उसके अंदर। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है, ये बिज़नेस सिर्फ़ बसेस को बेचने का ही नहीं है, ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से है। ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। बाकी बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, स्टॉक पी 190 है, बहुत ज़्यादा है। स्टॉक पी इसीलिए ज़्यादा है, अगर आप इसकी एनुअल ग्रोथ देखोगे लास्ट 2 ईयर्स की, तो बहुत सॉलिड है, 100% से ज़्यादा यहाँ है, 84% यहाँ पर है। मार्जिन जो है थोड़े स्टेबल है, पिछले 3 साल से लगभग 14%, 13% के आसपास में ही हैंगे। डेट टू इक्विटी 0.15 है, कंपनी में फिलहाल कोई बड़ी डेट अभी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के हेल्दी आ रहे हैं। जो जून क्वार्टर है वो डीग्रोथ के अंदर आया था किसी रीज़न की वजह से, लेकिन जो सितंबर है, वो दिसंबर है, वो अच्छा आएगा। और आगे भी मैनेजमेंट जिस हिसाब से बता रहा है, 270 बसेस ये टारगेट कर रहे हैं क्वार्टर 4 में, और नेक्स्ट ईयर 2500 बसेस डिलीवर करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। और जो न्यू ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, वो तो मिल ही रहे हैं। तो इसीलिए मैने जो मार्केट है ना, वो फ्यूचर को फोकस कर रहा है, फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। इसीलिए ये जो इसका पी है, ये 190 का हो गया है। और ये 190 का पी देखो सस्टेनेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को उसमें मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता स्टॉक को बेचने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन तो डेफिनिटली हर एक स्टॉक में आती ही आती है, तो हो सकता है इसमें भी आए। बैलेंस शीट को देखोगे तो हेल्दी रिजर्व्स हैं, 840 करोड़ के। डेट जैसे बताया बहुत माइन्यूट सी है, 131 करोड़ की। कैश एंड वर्किंग कैपिटल 15 करोड़ यहाँ पे जो इन्होंने प्लांट में खर्च किया है वो यहाँ पे डाला हुआ है। और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये नंबर। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो काफ़ी हेल्दी है, 50% जो है प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने अपना स्टेक काफ़ी टाइम से देख रहे हो बिल्कुल बेचा नहीं है यहाँ पे। एफआई की होल्डिंग अच्छी है, 7% की। डीआई के पास में कोई कन्विक्शन नहीं है, 0% है। पब्लिक के पास में 42% का स्टेक है, जिसमें से लगभग 1-2% जो है ये एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, इनके पास में आएगा। नेट-नेट जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक-ठाक है। पब्लिक के पास 40% स्टेक है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन स्टिल कंसीडरिंग दी ग्रोथ यहाँ पर स्टॉक को देखते हुए, अकॉर्डिंगली ये इतनी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब स्टॉक गिरेगा तो शायद करेक्शन आपको सॉलिड देखने को उसके अंदर मिलेगा। टेक्निकल्स को अगर हम देखें, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात हमने करी, इंडस्ट्री की बात करी, तो अगर आप फोकस करोगे, देखो ये डेली चार्ट के ऊपर है। डेली चार्ट में अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस देखोगे, तो ये येलो लाइन जो है इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। और जो आप खुद ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि ये स्टॉक जो है पिछले 1 साल से ज़्यादा से अपने 20 डे मूविंग एवरेज के साथ-साथ चलता है। ठीक है? थोड़ा-सा 20 डे एवरेज के येलो लाइन के थोड़ा नीचे आता है ये। उसके बाद में वापस इसके साथ-साथ ट्रेड मतलब हो रहा है इसके अंदर, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हैगा लॉन्ग टर्म से, आप देख सकते हो 1 साल से मोमेंटम इसमें बना हुआ हैगा। जो ये रेड लाइन है, जिसको हम 100 डे मूविंग एवरेज कहते हैं, इसको बहुत रेयरली कहीं पे ये यहाँ पे देख रहे हो टेस्ट करता है। मार्केट में सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आता है, अच्छा मौका दिया इसने, उसके बाद में स्टॉक जो है ऊपर की तरफ निकल गया हैगा। अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें रैली आ चुकी हैगी जब से ये रिज़ल्ट आएगा। 190 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है इसका बहुत ज़्यादा आएगा, 190 का पी। लेकिन 190 का पी देखो जस्टिफाइड तो मार्केट कर ही रहा है, बिकॉज़ ऑफ द गुड रेवेन्यू जो मेंटेन कर रहे हैं 14% के आसपास, और आगे भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस रेवेन्यू करते हैं। जितना भी इनकी कॉस्ट आती है उसके ऊपर प्रॉफिट लेते हैं कंपनी से, तो ये मार्जिन मेंटेन कर ले जाएँगे कहीं न कहीं 13-14% पे। प्लस इनकी ग्रोथ तो आ ही रही है, तो उस एंगल से देखा जाए तो अगर इसमें करेक्शन आएगा, तो कहीं न कहीं ये स्टॉक सपोर्ट लेगा 1700 के लेवल पे, 1800 के लेवल पे यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि डेली चार्ट में क्लियरली दिख रही है ये चीज़। 1800 का लेवल जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे, तो कहीं ये 1870 से भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ कहीं आपको मौका देगा, फिर रिवर्स होके निकल सकता है ये स्टॉक। देखो मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है आपको बाय सेल करने के लिए, आपको बाय करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद करो। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, सब कुछ अच्छा-अच्छा दिख रहा है। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें जो हैं हम ज़्यादा लालच में ले लेते हैं, तो नेगेटिव भी हो जाता है। तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ आए, तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि कई बार स्टॉक नीचे आता है, हम पैनिक करते हैं, लॉस में बुक करके निकल जाते हैं। तो आप पैनिक ना करो, इसीलिए अपना व्यू लॉन्ग टर्म का लेके चलना। अगर आपने 3 साल के लिए स्टॉक लिया है, तो 3 साल का व्यू के साथ ही खरीदना। ऐसे नहीं कि आपने अभी लिया, 6 महीने में स्टॉक गिर गया, आप पैनिक कर गए, आपने 9वें महीने में बेच दिया। 3 महीने कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि कंसोलिडेशन देखो जितना
स्ट्रांग होता है ना स्टॉक के अंदर, स्टॉक उतना अच्छा अप मूव देता है। देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेशन क्लियरली ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी में दम है, इसीलिए स्टॉक का भाव जो है यहाँ सस्टेन कर रहा है। अभी अगर ये यहाँ पे कहीं ऊपर जाएगा या सस्टेन करेगा, यहाँ कहीं अगर साइडवेज जाता भी है, तब आप इसमें डिसीजन बनाओ बाय करने का। अगर ऊपर जाता है, तो मैं आपको कोई एनकरेजमेंट देखो इसमें कर नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको रिस्क प्रोफाइल भी अपना देख के चलना होगा। ठीक है? बाकी मैंने टेक्निकल्स आपको दिखा दिए हैं। मैं अगर आपको उसको वीकली में लगा करके भी दिखाऊँ, तो वीकली में भी कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। 20 डे मूविंग एवरेज इसका बहुत नीचे है, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन चांसेस थोड़े कम है जिस हिसाब से मैनेजमेंट की गाइडेंस है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस जो होती है, वो क्वार्टरली आती है, तो अगर कुछ चेंज होगा तो अगले रिजल्ट के बाद ही इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट कोई इसमें चेंजेस कर देती है स्कीम वगैरह में अपनी। ठीक है? तो नेट-नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आपको अगर हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ हेल्पफुल लिखिए कमेंट में। इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया पता लगा हो आपको इस सेक्टर के बारे में, तो इन्फॉर्मेटिव लिखें। आपका कोई सजेशन है इस वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कुछ चीज़ हमने मिस कर दी हो, कोई चीज़ आपको सही नहीं लगी हो, आप वो भी ज़रूर लिखें, हम अगली बार ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने 5 पैसे कैपिटल का डिटेल एनालिसिस किया, किस तरीके से कंपनी आगे जाके अच्छी ग्रोथ दे सकती हैगी। हमने ज़ोमैटो में डिस्कशन किया, किस तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है, रेट गेन काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, ई-मुद्रा, पॉलीकैब में क्या इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, ग्रेविटा किस हिसाब से परफॉर्म करेगा, आवास फाइनेंसर्स, एयू, एसबीआई कार्ड, हम किस तरीके से एनबीएफसीज़ को देखते हैं, क्या-क्या उनके अंदर फोकस करना चाहिए एनालिसिस करते हुए। तो सभी वीडियोज़ लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, कोई 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर आप देखोगे तो आपको उसमें भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।